My dear students, welcome in this class. मैं विकी राय आज फिर आपके सामने कन्यादान के अंतिम चरण के साथ उपस्थित हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस भावनात्मक चैप्टर का अध्ययन किया है। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर की जितनी प्रमुख बातें हैं सब आपके दिमाग में प्रतिष्ठापित हो चुकी होंगी। कल हम लोगों ने इस चैप्टर के 2 क्वेश्चनों को पढ़ा था कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, और दूसरा आपने जाना था कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। इस आधार पर नारी की समाज में स्थिति और माँ अपनी बेटी को किन किन बातों से सचेत कर रही है। आज आपके पास आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 परिचर्चा में होगा, और एक नया क्वेश्चन कि स्त्री का सौंदर्य उसके लिए बंधन किस प्रकार बन जाता है। इन प्रश्नों से आप पूर्णतया वाकिफ हैं, फिर भी आपकी संस्मरण को बनाए रखने के लिए आज हम परिचर्चा में इन्हीं क्वेश्चनों को ले रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। बार बार इस क्वेश्चन का जिक्र मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं कि ये कन्यादान चैप्टर का एक बड़ा प्रमुख क्वेश्चन है, और आग रोटियां सेकने के लिए है, और पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की तथा निहित संदेश। ये 4 चीजें इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण है, और इन चारों क्वेश्चनों को अपने जेहन में हमेशा बनाए रखना है। और मुझे उम्मीद है कि इस 4 क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट 3 पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की और आग रोटियां सेकने के लिए है, और मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है, ये क्वेश्चन आपके दिल दिमाग में बैठ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन पर हम चर्चा करें कि मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। आपके प्रश्न का जवाब होगा कि बेटी के जन्म के बाद बेटी अपने जन्म के बाद मां के सबसे अधिक निकट होती है। वह मां के सुख दुख की सहभागी होती है। वह उस संचित पूंजी की तरह होती है जो संचित धन किसी को देने के बाद जीवन में रिक्तता आ जाती है। मां सोच रही है कि मेरी बेटी के चले जाने के बाद अब मेरे जीवन का सहारा कौन बनेगा। इसी कारण बेटी को मां की अंतिम पूंजी कहा गया है। एक बार फिर से मां को बेटी अपनी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी कि वह मां के सबसे अधिक निकट थी। वह मां के सुख दुख की सहभागी थी। बेटी के चले जाने के बाद मां के जीवन का कोई सहारा नहीं रह जाता था। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है
कि मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी। आप एक्सट्रैक्ट नंबर 2 से आंसर लीजिएगा। जो आपने पढ़ा है आप अवगत होंगे कि मां ने बेटी को सीख दी कि बेटी, ससुराल जाने के बाद पानी में देखकर अपनी सुंदरता और कोमलता पर कभी मोहित मत होना। क्योंकि इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में समाज उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ देता है और उसे आदर्श शब्द के बंधन में बांधकर उसके जीवन को बंधन में बांध दिया जाता है या उसके पैरों में जंजीर डाल दी जाती है। और नंबर 2, नारी लड़की होना लेकिन लड़की जैसी मत दिखाई देना। अर्थात समाज में कभी भी अबला का प्रतिरूप न रहना। इन 2 बातों के द्वारा मां बेटी को समझाना चाह रही है कि अपनी सुंदरता और कोमलता के रास्ते में आने वाली आदर्श शब्द के बंधन को कभी स्वीकार मत करना। साथ ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए हमेशा सचेत रहना। इस पुरुष प्रधान समाज में उसके आचरण संबंधी बनाए गए प्रतिमानों को कभी स्वीकार मत करना। फिर से जान लें, मां ने बेटी को सीख दी कि तुम अपनी सुंदरता और कोमलता पर कभी मोहित मत होना, क्योंकि इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में समाज उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ देता है। इसके साथ ही मां उसे ये भी समझाती है कि बेटी, लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात अपनी दुर्बलता को कभी प्रकट मत करना, हमेशा ही सबल बनकर रहना, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए हमेशा सजग रहना। तुम आचरण संबंधी बनाए गए प्रतिमान को कभी भी स्वीकार मत करना। साथ ही तुम हमेशा ही सामाजिक बंधनों को अस्वीकार करना। अब चर्चा के अगले बिंदु में हम ये जानेंगे कि स्त्री का सौंदर्य उसके लिए बंधन किस प्रकार बन जाता है। बड़ा हल्का सा प्रश्न है, इसका जवाब अभी अभी आप लोगों ने जाना जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की परिचर्चा कर रहे थे कि मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी। 2 ही सीख दी थी कि एक तो सुंदरता और कोमलता पर कभी रीझना मत, क्योंकि इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में समाज तुम्हारे लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ देता है, तुम्हारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देता है। और दूसरी बात उसने ये सीख दी कि तुम अबला होकर कभी मत जीना, हमेशा ही सबला का प्रतिरूप बनकर रहना। अर्थात मां अपनी बेटी को ये सीख देना चाहती थी कि तुम समाज के बनाए गए गलत
नियमों को कभी स्वीकार मत करना और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहना। अब जो ये क्वेश्चन है वही जवाब है कि नारी की सुंदरता और कोमलता उसे आत्मसंतुष्टि तो देती है, उसे गौरवान्वित तो करती है, लेकिन इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में जब समाज उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ देता है, उसे आदर्श शब्द के बंधन में बांध देता है, तो यही सुंदरता और कोमलता उसकी खुशियों को डसने लगती है। अगर नारी की सुंदरता और कोमलता उसे आत्मसंतुष्टि तो देती है, लेकिन इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में जब समाज उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान कर देता है, उसकी कोमलता को उसकी कमजोरी समझने लगता है, तो उसे आदर्श शब्द के भ्रमजाल में फंसाकर उसके जीवन को बंधन में बांध देता है। क्लियर? अगेन, नारी की सुंदरता और कोमलता उसे आत्मसंतुष्टि तो देते हैं, लेकिन इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में जब समाज उसकी समाज उसकी कोमलता को कमजोरी समझने लगता है और उस कारण उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ देता है, उसे आदर्श शब्द के भ्रमजाल में फंसा दिया जाता है, तो यही सुंदरता और कोमलता उसके लिए बंधन हो जाती है। तो एक तरीके से आपने कन्यादान चैप्टर के हर एक बिंदु को अपने दिमाग में बसा लिया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस चैप्टर का आज हम समापन करने जा रहे हैं और आपको ये बताने जा रहे हैं इस चैप्टर के प्रमुख बिंदु। नंबर 1, कन्यादान के वक्त मां की आंखों से बहते हुए आंसू उसके वास्तविक दुख को प्रकट कर रहे थे कि मां का दुख कितना प्रामाणिक था। नंबर 2, मां को अब बेटी अपनी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी कि उसके चले जाने के बाद उसके जीवन का अन्य कोई सहारा नहीं रह जाएगा। वह बेटी उसके सबसे अधिक निकट थी और उसके सुख दुख की सहभागी थी। बिंदु नंबर 3, मां अपनी बेटी के बारे में सोच रही है कि मेरी बेटी अभी सयानी भी नहीं हुई, अर्थात उसे दुनियादारी की अब तक कोई समझ भी उसे नहीं आई। वह अत्यंत भोली और सरल स्वभाव की है। उसने अपने जीवन में केवल सुख का अनुभव किया था, दुख से पूर्णतया अनजान थी। अब तक वह अपने जीवन के धुंधले प्रकाश में
जीवन के कुछ प्रेम गीतों को ही पढ़ पाई थी, समझ पाई थी, लेकिन दुख से अब तक वो अनजान थी। पॉइंट नंबर 4, बिंदु नंबर 4, मां अपनी बेटी को सीख दे रही है कि बेटी अपनी सुंदरता और कोमलता पर कभी मोहित मत होना, क्योंकि इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में समाज उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ देता है और उसे आदर्श शब्द के बंधन में बांध देता है। बिंदु नंबर 5, आग रोटियां सेकने के लिए ही अच्छी होती हैं, आग जलाते वक्त अच्छी नहीं लगती बल्कि कष्टदायक होती है। कवि के कहने का भाव ये है कि सुंदरता और कोमलता नारी को खुशी तो देते हैं, वस्त्र और आभूषण उसे खुशहाली तो देते हैं, लेकिन यही वस्त्र और आभूषण नारी जीवन के बंधन होते हैं। इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में नारी जीवन के बंधन होते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए अच्छी होती हैं, कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार आग पर रोटी सेकते समय आग अच्छी लगती है, उसी प्रकार सुंदरता और कोमलता के प्रति आत्म प्रशंसा के शब्द सुनकर नारी गौरवान्वित होती है, खुश होती है। आग जलाते वक्त बड़ी कष्टदायक होती है, कहने का भाव ये है कि जब सुंदरता और कोमलता की आड़ में समाज नारी की खुशियों का गला घोट देता है, उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान कर देता है, तो वही समय नारी के लिए ठीक उसी प्रकार कष्टदायक हो जाता है जिस प्रकार आग में जलते वक्त नारी को पीड़ा होती है। 5वां बिंदु होगा कि वस्त्र और आभूषण नारी जीवन के बंधन होते हैं। और 6वां बिंदु होगा, मां बेटी को सीख दे रही है कि बेटी लड़की तो होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात कभी भी समाज में अपनी दुर्बलता को प्रकट मत करना, हमेशा ही सबला बनकर जीना, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहना। ये आपके चैप्टर की प्रमुख बिंदु हैं और पूरा चैप्टर आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड के माध्यम से आप कन्यादान चैप्टर के हर एक अंश से परिचित हो चुके होंगे। कन्यादान चैप्टर में जो संदेश है वो भी आप सब जान रहे हो, नारी जागृत का संदेश। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीके राय आपसे विदा ले रहा हूं, अगले एपिसोड में फिर मिलने के वादे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।